नीट एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम पार्ट फर्स्ट आपका फिनिश हो चुका है। और प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes and vacuoles. That means endomembranous system have four components, four cell organelles, and all these cell organelles are single membranous cell organelles. ठीक है, तो ये आपको मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन बताया था। और इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का, वो कंपोनेंट क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आज कनेक्ट मैं करूंगा गोल्गी apparatus से। कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका गोल्गी apparatus से कनेक्ट होगा ये मैं आज बताने वाला हूँ। और जब आप गोल्गी apparatus के फंक्शन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको प्रीवियस लेक्चर का एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। वो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया क्या था? पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्पल मैंने बताया था। पोस्ट ऑफिस के एग्जाम्पल में मैंने उसके वर्किंग फॉर्मेट को बताया था। पोस्ट ऑफिस का जो वर्किंग फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus का जो वर्किंग फॉर्मेट है वो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से प्रीवियस सेशन का एक छोटा सा शॉर्ट में ओवरव्यू दे रहा हूँ पोस्ट ऑफिस वर्किंग का। मैंने आपको बताया था कि जब भी पोस्ट ऑफिस की वर्किंग स्टडी आप करेंगे तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट एरिया से लेटर जो है वो इनवेलप में इंक्लोज करके आते हैं। ठीक है, आप जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, उसको क्या करते हैं आप उसको देते हैं और पोस्ट ऑफिस में उसका क्या होता है, उसका शॉर्टिंग होता है सिटी वाइज। ठीक है, और फिर डिफरेंट सिटीज में वो जाता है। ठीक है, और वहां जाने के बाद से जो है वो फिर से उसका क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू सब डिविजन्स, उसको फर्दर हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस पूरे पोस्ट ऑफिस के वर्किंग फॉर्मेट में आपने देखा होगा कि लेटर एक लिया, लेटर बहुत सारे लिए, लेटर्स को इनवेलप में पैक कर रहे हैं, इंक्लोज कर रहे हैं। इनवेलप में पैकिंग भी क्या है, ये एक स्टेप है, दिस इज अ वन स्टेप। ठीक है, एंड फिर क्या कर रहे हैं आप, उसको आप डिपॉजिट कर रहे हैं कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, उसको कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसको आप जमा कर रहे हैं। कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जब जमा हो जाता है तो वो कलेक्ट करते हैं डिफरेंट एरिया के लेटर, एक सिंगल सिटी के डिफरेंट एरिया के लेटर कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसकी शॉर्टिंग होती है। शॉर्टिंग का बेसिस क्या होता है? शॉर्टिंग का बेसिस ये होता है कि डिफरेंट सिटीज में लेटर्स को भेजना है तो उस सिटी के अकॉर्डिंग जो है शॉर्टिंग हो जाएगी। शॉर्टिंग होने के बाद देन क्या होगा, उसका एक फाइनल पैकिंग होगा और फाइनल पैकिंग के बाद पार्सल होगा और पार्सल के होने के बाद से डिफरेंट सिटीज में जाने के बाद अगेन वहां क्या होगा, वहां कॉलोनी वाइज, सब डिविजन्स वाइज, एरिया वाइज उसका अगेन शॉर्टिंग होगा। देन पोस्टमैन क्या करेगा, लेटर को लेके जाएगा और इंडिविजुअल्स जो है प्लेस पे जो है वो डिलीवर कर देगा। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट ऑफिस का वर्किंग फॉर्मेट है। ऐसा ही वर्किंग फॉर्मेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus के साथ है। दोनों ऐसे ही काम करते हैं, दोनों पैकिंग करने में हेल्प करते हैं, दोनों मॉडिफिकेशन करते हैं, दोनों शॉर्ट टाइम के लिए मटेरियल्स को स्टोर करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का फंक्शन क्या है, सिमिलर है। तो अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, ER और गोल्गी apparatus का फंक्शन का एक ओवरव्यू देकर, और ओवरव्यू को मैंने कंपेयर कर दिया पोस्ट ऑफिस के वर्किंग फॉर्मेट से। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, GA है। GA दैट मीन्स कि गोल्गी apparatus, और गोल्गी apparatus इज अ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स को आप लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका जो विजिबिलिटी होगी वो ज्यादा क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो ये आपका गोल्गी apparatus है ये मेम्ब्रेन से बना हुआ है, मेम्ब्रेन का पूरा सिस्टम है। ठीक है, मेम्ब्रेन के सिस्टम से ये बना हुआ है। जैसा कि ER में आपने देखा था, ER में भी देखा था कि क्या है, बहुत सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसमें, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स,
वेसिकल्स नेम से, वो सब के सब क्या है, मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड है, ठीक है। और स्कैटर्ड मैनर में था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेनस था। बट यहाँ पे क्या है, गोल्जी अपैरेटस जो है वो भी मेम्ब्रेनस है, और बट ये लोकलाइज रीजन्स में होते हैं। यूजुअली जो है गोल्जी अपैरेटस जो होते हैं वो लोकलाइज रीजन्स में होते हैं, ठीक है। आप सेकेंड पॉइंट को देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन लाइक द ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंपेयर किया है, इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है और जो गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर है वो दोनों कैसे है, मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन का सिस्टम है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं डिस्कवरी को लेकर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है या गोल्जी अपैरेटस जो है फर्स्ट टाइम जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट कैमिलियो गोल्जी, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नेम है और इसी गोल्जी नेम से, कैमिलियो गोल्जी के जो टाइटल है गोल्जी से ही इसका नेम है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। और ये किसमें ऑब्जर्व किया था, नर्व सेल्स में ऑब्जर्व किया था। नर्व सेल्स किसका, आउल का, ठीक है। आउल का जो है नर्व सेल्स में गोल्जी अपैरेटस को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था 1898 में। 1898 आपका एनसीईआरटी का है ये डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो गोल्जी अपैरेटस है डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, और वो भी कहाँ पे है, ये न्यूक्लियस के नियर है, न्यूक्लियस के नियर बाय ये डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी जो लाइन मेंशन करता है आपको एज इट इज क्या करना होता है, लर्न करना होता है, ठीक है। अब आते हैं लोकेशन की बात करते हैं। तो जो आपका गोल्जी अपैरेटस है ये ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में आपको मिलेगा, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें मिलेगा आपको, बट कुछ एक्सेप्शन है। बट इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में मैंने आपको ER में भी बताया था, दैट मींस कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कुछ एक्सेप्शन बताए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है आपका, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज, ठीक है। जो मैमेलियन आरबीसीज होते हैं मैच्योर होने के बाद इसमें भी क्या होते हैं, गोल्जी अपैरेटस डीजेनरेट कर जाते हैं। देन आपका सेकंड है सीड ट्यूब्स ऑफ प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जब आप जाइलम की स्टडी करेंगे तो जाइलम का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है सीड ट्यूब्स। सीड ट्यूब्स में भी आपको गोल्जी अपैरेटस एब्सेंट मिलेगा। देन स्पर्म सेल्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये आपका मैमेलियन आरबीसी, सीड ट्यूब्स, ब्रायोफाइट स्पर्म और टेरिडोफाइट स्पर्म, ये यूकैरियोटिक सेल्स है, बट यहाँ पे एब्सेंट है क्या, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। यूकैरियोट्स हैं बट ये इसमें क्या है, एब्सेंट है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोकैरियोट्स में भी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो है एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और हियर गोल्जी अपैरेटस इज अ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो वहां पर आपका जो गोल्जी अपैरेटस है उसका नेम चेंज हो जाता है। उसका नेम एक्चुअली क्या हो जाता है, डिक्टियोसोम्स वहां पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिक्टियोसोम्स। ये आपको टर्म लर्न करना पड़ेगा आपको। ये टर्म यूज कहाँ पे कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट सेल्स के रेस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेम जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपैरेटस का नेम चेंज हो चुका है, और यहाँ ये किस नेम से जाना जा रहा है, ये डिक्टियोसोम्स के नेम से, ठीक है। डिक्टियोसोम्स के जो नंबर्स होते हैं वो वेरी करते हैं सेल टू सेल। आपको वैसे भी बताऊं कि गोल्जी अपैरेटस जो होते हैं वो उनके जो नंबर्स हैं वो सेल टू सेल वेरी करते हैं, और अलग अलग डिफरेंट बुक्स में अलग अलग डेटा है, तो आपको डेटा लर्न नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपका गोल्जी अपैरेटस होता है, इस पॉइंट को समझने के लिए एक डायग्राम आप बनाएंगे। डायग्राम आपका ये सेल है एक, और सेल में ये क्या है, न्यूक्लियस है आपका। न्यूक्लियस आपको अब पता ही ऑलरेडी कि पोरस होते हैं, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो पोर्स आप बना देंगे, ठीक है। रफली अभी आप बना लीजिए इस पोर्स को, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये आपको पोर्स दिख रहे हैं।
और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ER होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और ये जो पोजीशन होती है ये गोल्जी एपरेटस की पोजीशन होती है, ठीक है, गोल्जी एपरेटस की पोजीशन होती है, ठीक है। तो इस गोल्जी एपरेटस के सराउंडिंग कुछ एरिया है, इस एरिया में जो है कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, मतलब कि इन दिस एरिया एब्सेंट एनी सेल ऑर्गेनल्स, कोई भी यहाँ पे आपको सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते रहते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं। तो यहाँ पे एरिया कैसा होना चाहिए आपका, एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी मींस यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, लाइक लाइसोसोम भी नहीं होगा, अदर वैक्यूल्स वगैरह भी नहीं होंगे। तो यहाँ ये एरिया फ्री होगा, ठीक है, और फ्री होने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स इजीली मूव करेंगे ER से गोल्जी एपरेटस की तरफ। ER से मॉलिक्यूल्स मूव इजीली कर सकते हैं गोल्जी एपरेटस की तरफ, और गोल्जी एपरेटस से फिर अदर प्लेस की तरफ भी मूव कर सकते हैं। और ऐसा मूवमेंट के लिए क्या है, ये एरिया आपका खाली होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। और इस एरिया को क्या हम बोलते हैं, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो एरिया है सराउंडिंग ऑफ द गोल्जी एपरेटस वो क्या है, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। और जोन ऑफ एक्सक्लूजन इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। इसी का गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस का ये सेकंड नेम है। एक बार इस लाइन को फिर से देखते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग द गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज फ्यूअर नो अदर सेल ऑर्गेनल्स, इट इज कॉल्ड गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ इंक्लूजन्स, ठीक है। तो ये आपके क्या है, गोल्जी एपरेटस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेंगे, कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। कॉम्पोजिशन के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसका रिलेशन में बताऊंगा, फंक्शन में बताऊंगा आपको। गोल्जी एपरेटस की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट है गोल्जी एपरेटस का, वो गोल्जी एपरेटस के कंपोनेंट्स का है। गोल्जी एपरेटस में 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको ओनली एक ही फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में बताया गया, सिस्टर्नी के बारे में, ठीक है। लेकिन रियल में है जो गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी एपरेटस में 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी 3 कंपोनेंट्स थे, बट डिस्कशन सिस्टर्नी का हुआ था, ठीक है। तो आइए चलते हैं। गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट 3 कंपोनेंट्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। इसको वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ। सिस्टर्नी जो है ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप है, ठीक है, सैक लाइक है, ठीक है। और इसमें जो सैक का डायमीटर होगा वो अप्रॉक्स 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर इसका होगा, ठीक है। और ये जो सिस्टर्नी होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल पाइल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, लाइक दैट। ये सिस्टर्नी एक है, ये सेकेंड सिस्टर्नी है, थर्ड सिस्टर्नी है, फोर्थ, ऐसे ये पैरेलली अरेंज्ड होंगे, सो दैट यहाँ मैंने पाइल वर्ड यूज किया है, ठीक है। अब आते हैं कि जो आपका ट्यूब्यूल है, सेकेंड पार्ट। ट्यूब्यूल एक्चुअली में क्या है, शॉर्ट और एनास्टोमाइजिंग ट्यूब्यूल्स है फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ द सिस्टर्नी। आप देख रहे होंगे कि कुछ जो है थोड़े नैरो ट्यूब्यूल्स हैं एंड ऑफ द सिस्टर्नी, आप देख रहे होंगे। ये आपके क्या है, एक्चुअली में ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या है, ट्यूब्यूल है, ठीक है। और एराइज कहाँ से हो रहे हैं, एराइज फ्रॉम द सिस्टर्नी से। तो ऑब्वियसली ये देखो आप, ये सिस्टर्नी होगा तो यहाँ ये ट्यूब्यूल्स होगा, तो ट्यूब्यूल्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, सिस्टर्नी से हो रहा है, ठीक है। आप मेंशन कर लीजिए कि ये क्या है आपका ट्यूब्यूल, ठीक है, ये पार्ट ट्यूब्यूल है, और ये जो पार्ट होगा आपका, ये होगा आपका सिस्टर्नी होगा, सिस्टर्नी, ठीक है। देन थर्ड पार्ट, थर्ड कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। थर्ड कंपोनेंट क्या है, वेसिकल्स है। वेसिकल्स क्या है, एक ओवल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो आपको कहाँ पे यूजुअली मिलेंगे, आपको गोल्जी एपरेटस के एंड पे मिलेंगे। एंड मींस की वो एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। आपको मैं बताऊं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो है आपको जो सिस्टर्नी होंगे, वो सिस्टर्नी से वेसिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और जाते हैं कहाँ पे, ये मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं, और सम टाइम्स जो है ये अदर सेल ऑर्गेनल्स की तरफ जाते हैं।
समटाइम्स ये अदर सेल ऑर्गेनल्स की तरफ जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टर्नी है आपके, ये सिस्टर्नी के एंड से क्या हो रहे हैं, बड ऑफ हो रहे हैं, वेसिकल्स क्या हो रहे हैं, बड ऑफ हो रहे हैं, वहां से ब्रेक हो रहे हैं वेसिकल्स। और वेसिकल्स एक्चुअली में होता है क्या है, वेसिकल्स जो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं और उसके बीच में जो है सेंटर में मटेरियल्स कुछ होते हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। वो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन से इंक्लोज हो जाता है, देन वो सिस्टर्नी से बड ऑफ हो जाता है, पिंच्ड ऑफ हो सकता है वहां से। और पिंच्ड ऑफ होने के बाद से वो तो या तो वो मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा, सेल से बाहर आउटसाइड द सेल जाएगा, या तो अदर पार्ट्स में जाएगा, सेल के अदर पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको वेसिकल्स के बारे में बताया। अब गोल्जी apparatus के मैंने कंपोनेंट्स डिटेल बता दिए आपको। अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन है गोल्जी apparatus के स्ट्रक्चर को लेकर। जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि गोल्जी apparatus में जो है पोलरिटी शो होती है। पोलरिटी उसके फेस के बेसिस पे होती है। फेस यहाँ पे क्या है, आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो फेस है। ये जो फेस दिख रहा है आपको, ये जो कर्व का जो अपर साइड है, कर्व का अपर साइड, ये साइड आपका क्या है, आपका कॉन्वेक्स साइड है और ये कॉनकेव साइड है। ठीक है, कॉन्वेक्स फेस को सिस फेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस फेस। और ये जो है आपका कॉनकेव जो फेस है, ये आपका क्या है, ट्रांस फेस। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये क्या है, आपका कॉन्वेक्स फेस है आपका। ठीक है, और ये जो ट्रांस फेस है, ये ट्रांस फेस क्या है, कॉनकेव है, कॉनकेव है। ठीक है, सिस फेस का एक और भी नेम है, वो फंक्शन के बिहाफ पे है। सिस फेस का जो दूसरा जो नेम है, सिस फेस का जो दूसरा नेम है वो है फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस। और ट्रांस फेस का जो दूसरा नेम है वो क्या है, मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। ठीक है, तो ये फेस के बारे में हो गया, सिस, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग, ये एक ही चीज है आपका। और ट्रांस, कॉनकेव एंड आपका मैच्योरिंग फेस, ये एक चीज है। ठीक है, इसमें ये चीज ध्यान देना है आपको कि ये जो फेस है, ये फेस जो है इसकी पोजीशन भी आपको ध्यान देनी होगी। सिस फेस एक्चुअली में कहाँ है, सिस फेस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, और जो ट्रांस फेस है वो किधर की तरफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है ये। ठीक है, अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है कि जो गोल्जी apparatus में सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी के बीच बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, वो एक्चुअली में क्या होते हैं, इंटर सिस्टर्नल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो वहां पे क्या होते हैं, इंटर सिस्टर्नल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट्स एक्चुअली में क्या है, साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है ये। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्म का ही ये पार्ट है। बट ये जो पार्ट है ये एक्चुअली में कहाँ पे प्रेजेंट है, सिस्टर्नी के बीच में प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट है, सिस्टर्नी के बीच में। तो ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, तो उसके बीच में जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मटेरियल्स है, कुछ एलिमेंट्स है। उसी एलिमेंट्स को क्या बोल रहे हैं, इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट्स बोल रहे हैं। और साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे आप, इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म बोलेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका गोल्जी apparatus का एक इन्फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि गोल्जी apparatus के अंदर जो सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी के अंदर जो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस के अंदर कुछ फ्लूइड है, समथिंग कुछ फ्लूइड्स है यहाँ पे। और ये फ्लूइड्स क्या है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड्स है। क्या है ये, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड्स है। और फ्लूइड्स के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूइड्स के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉलिक्यूल्स ये आएंगे, यहाँ आने के बाद वो क्या होंगे, मॉडिफाई होंगे। और मॉडिफाई करने के मटेरियल्स एक्चुअली में कहाँ पे प्रेजेंट है, वो इस सिस्टर्नी के इस फ्लूइड में प्रेजेंट है, वो मॉडिफाई करने वाले मटेरियल्स। ठीक है, तो ये आपका मैंने गोल्जी apparatus में मैंने आपको फेस के बारे में बता दिया, उसके कंपोनेंट, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है डायग्राम में, वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है मॉलिक्यूल्स आते हैं पैक होके और डिलीवर होते हैं सिस फेस की तरफ। ठीक है, और देन धीरे धीरे ये मूव करते हुए जाते हैं ट्रांस फेस की तरफ। और ट्रांस फेस में जाने के बाद ये क्या होते हैं, यहाँ वेसिकल्स में वो मॉलिक्यूल्स इनक्लोज होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेल से बाहर भी, और समटाइम्स वो सेल्स के अदर पार्ट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है,
और भी मैं बताऊं आपको कि यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स आ रहा है या यहाँ जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं और चेंज होकर उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। और वो फाइनल प्रोडक्ट जो है डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एज पर डिमांड, एज पर रिक्वायरमेंट्स। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। और सेल ऑर्गेनल्स में किसी पर्टिकुलर प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स है वो एक्चुअली में कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, वो ईआर से फॉर्म हो रहे हैं, ईआर में मॉडिफाई हो रहे हैं, ठीक है। देन वो गोल्जी अपरेटस आ रहे हैं और गोल्जी अपरेटस में अगेन मॉडिफिकेशन हो रहा है और मॉडिफिकेशन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। ये है गोल्जी अपरेटस की स्टोरी है, ठीक है। अभी इसके जस्ट बाद मैं फंक्शन बताऊंगा। फंक्शन में नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शन इसके हैं। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में इसके फंक्शन ज्यादा नहीं है। एनसीईआरटी में पैकेजिंग के बारे में बताया गया है, पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड लास्ट में एक पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट की गोल्जी अपरेटस इज अ साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये आपको लर्न करना है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये दो कंपोनेंट्स हैं, इनका जो फॉर्मेशन साइट है वो गोल्जी अपरेटस है। ये लाइन तो परफेक्ट नहीं है बट एनसीईआरटी में मेंशन है तो आपको एज इट इज लर्न करना होगा, ठीक है ना। वैसे मैं पूरा कंप्लीट इसका फंक्शन बता रहा हूँ। फर्स्ट जो फंक्शन है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। मैं एक बार रिपीट करूंगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी लिपिड्स और प्रोटीन, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और इस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। और फर्दर ये मॉडिफाई होते हैं और मॉडिफाई होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टुवर्ड द गोल्जी अपरेटस। और गोल्जी अपरेटस में वो एक्चुअली कहाँ पे जाएंगे, सिस फेस पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सिस फेस में, और वहां पे जाके वो फर्दर मॉडिफाई होंगे और मॉडिफाई होने के बाद उनकी पैकिंग होगी। क्या होगी, पैकिंग। जैसे कि मैंने वो आपको बताया था पोस्ट ऑफिस वाली स्टोरी की, जब लेटर आता है तो उसको इनवेलप में पैक करते हैं और देन फाइनली उसको पैक करते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी क्या है, मॉलिक्यूल्स जब आते हैं तो उसको मॉडिफाई करके उसको पैक करना होता है और पैक करने के बाद उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो कहानी है वो आपकी ट्रैफिक से रिलेटेड है। जैसे आप किसी सिटी में, अर्बन एरिया में आप जब रोड पे जाते हैं तो आपको ट्रैफिक दिखता है आपको, और ट्रैफिक के अकॉर्डिंग क्या है कि वहाँ ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, जो गैदरिंग है उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो डाइवर्ट कर देती है। क्या कर देती है, वो डाइवर्ट कर देती है। तो वही चीज यहाँ पे भी, यहाँ पे जब एक बार फाइनली मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे, तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे जा सकते हैं, वो सेल के अंदर भी जा सकते हैं। दैट मीन्स की इंट्रा सेलुलर टारगेट्स, मतलब विद इन सेल वो अदर साइट्स पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं और आउटसाइड द सेल जा सकते हैं। दैट मीन्स की इंटरसेलुलर टारगेट्स, इंटरसेलुलर टारगेट्स। सेल के बाहर जाएगा तो इंटरसेलुलर टारगेट और सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इंट्रासेलुलर टारगेट्स, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली कहानी हो गई आपकी। देन आते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं ये जो लाइन है ये रिलेटेड है अदर फंक्शन से। फंक्शन नंबर 6 देखिए। फंक्शन नंबर 6 जो है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल है। और फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल जब आप ध्यान दोगे, सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि सेलुलोज से होता है, हेमीसेलुलोज से होता है, पेक्टिन होता है एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली मोस्टली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन या सिंथेसिस वो कहाँ पे हो रहा है, गोल्जी अपरेटस में हो रहा है। और उस कार्बोहाइड्रेट से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दैट 6 नंबर फंक्शन भी आपका यहीं पे एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट आएंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एज पर एनसीईआरटी, मैंने मेंशन कर दिया है। ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन ये गोल्जी अपरेटस करेगा, ठीक है, ये लर्न करना है। जबकि में रियलिटी है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो जो प्रोटीन है ये आएगा गोल्जी अपरेटस में और प्रोटीन कन्वर्ट होगा ग्लाइकोप्रोटीन्स में। प्रोटीन्स कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स इन गोल्जी अपरेटस, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। तो आपको बता दूं कि लिपिड और प्रोटीन्स का जो एसोसिएशन है, लिपिड और प्रोटीन्स का,
वो कहाँ पे होगा, गोल्जी apparatus में होगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन क्या है, लाइपोप्रोटीन्स मेंशन है। देन आपका क्या है, एडिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स से रिलेटेड जब एक्टिविटीज होती हैं तो सेल मेम्ब्रेन्स के मॉलिक्यूल्स जो है की डिफिशियंसी हो जाती है। डिफिशियंसी को ओवरकम कौन करेगा, गोल्जी apparatus करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। बिकॉज गोल्जी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करके अदर पार्ट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अवेलेबल कराते हैं वो, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, इसको एज इट इज लर्न करना है। देन है लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन। लाइसोसोम्स एक्चुअली में ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, गोल्जी apparatus से होते हैं। इवन वैक्यूल्स आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्जी apparatus, ठीक है, ये चीज ध्यान देना होगा। और गोल्जी apparatus इटसेल्फ ओरिजिनेट फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका गोल्जी apparatus है वो भी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लाइन आपको लर्न करना होगा। और लाइसोसोम्स वैक्यूल्स किससे ओरिजिनेट हो रहे हैं, फ्रॉम द गोल्जी apparatus, फ्रॉम द गोल्जी apparatus, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम क्या है एक्चुअली में, एक्रोसोम आप शायद मे बी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का टिप पार्ट्स ऑफ द स्पर्म इज नोन एज एक्रोसोम्स। टिप पार्ट ऑफ स्पर्म इज नोन एज एक्रोसोम्स। और एक्रोसोम्स भी एक्चुअली किससे फॉर्म होगा, गोल्जी apparatus से होगा। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, फेमस पॉइंट है ये। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ यॉक। यॉक आप जानते हैं, एग के अंदर यॉक जो होता है उसके फॉर्मेशन के लिए भी गोल्जी apparatus ही रिस्पॉन्सिबल है। देन नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंट्स के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है। जो सेल के बाहर के जो एनवायरमेंट्स है, उस बाहर के एनवायरमेंट्स में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको कभी कभी कुछ पर्टिकुलर केस में क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है गोल्जी apparatus, ठीक है। देन आते हैं लोकेशन ऑफ एंजाइम्स की बात करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लोकेटेड इन द गोल्जी apparatus फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है ना। तो ये आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया गोल्जी apparatus का। नेक्स्ट क्लास में हम लाइसोसोम्स वैक्यूल्स को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus को एक साथ पढ़िए आप, दोनों वीडियोस को एक साथ देखिए, क्योंकि दोनों क्या है, रिलेटेड है। और दोनों से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल भी बताया था आपको, पोस्ट ऑफिस वाला, वो एग्जाम्पल एक साथ अप्लाई करेंगे जब आप दोनों वीडियो को एक साथ देखेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप पूछिए। मैं बार बार व्हाट्सएप पे पूछता हूँ कि डाउट है क्या, तो आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बट आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। और क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ये हम मानते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।